हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय अकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग हिंदी की मैराथन क्लास कर रहे थे। इसमें हमने बहुत से टॉपिक जो थे वो पढ़ लिए थे और कुछ टॉपिक हमारे थोड़े से थे वो बच गए थे। पाचन कौशल है, ठीक है, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल है, सभी कौशलों के बारे में पढ़ लिया था। बहुभाषिकता के बारे में पढ़ लिया था। बहुत थोड़े ही टॉपिक हमारे बचे हैं, तो ये सेकेंड पार्ट है हमारी। इससे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं, तो जितने भी फर्स्ट पार्ट ना देखा वो फर्स्ट पार्ट पहले देख ले। और ये क्लास आप लोगों के लिए हिस्टोरिकल क्लास है, ठीक है। मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप पर, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं भाषाई विकार से। लैंग्वेज डिसेबिलिटी, भाषाई विकार क्या होता है। सबसे पहला हमारा अफेजिया। देखिए, जिसको भी अफेजिया नाम का विकार होगा उसको क्या प्रॉब्लम होगी। उसको जो है बालक को जो टीचर के द्वारा कही गई बात है उसको सीखने में, ठीक है, या उसने जो भी कहा है उस चीज को एज इट इज जैसे कि तैसा बिल्कुल सेम चीज को ग्रहण करने में या सीखने में कठिनाई होगी। तो इस विकार को हम क्या कहते हैं, इसको अफेजिया कहते हैं। इसमें सबसे ज्यादा डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया और डिसग्राफिया, ये तीन पूछे जाते हैं। अब डिसलेक्सिया क्या है, ये पूछा जाता है सबसे ज्यादा। डिसलेक्सिया एक भाषा संबंधी विकार है। यह मुख्य रूप से वाणी या लिखित भाषा के पढ़ने में कठिनाई के रूप में होता है। डिसलेक्सिया का कोई इलाज नहीं है, परंतु उचित शैक्षिक सहायता से डिसलेक्सिया से ग्रसित बालक पढ़ना लिखना सीख सकते हैं। मतलब कि वैसे तो जो जिसको डिसलेक्सिया है वो जन्म जाता है, ला इलाज है, इसकी कोई भी इलाज नहीं है। लेकिन फिर भी इसको अगर ठीक तो नहीं किया जा सकता पूरी प्रकार से, लेकिन इसको कहीं ना कहीं तक थोड़ा सा जो है इसको कम किया जा सकता है। डिसलेक्सिया में होता क्या है, कोई भी बच्चा तो उसको भाषा को कॉम्प्रिहेंड करने में प्रॉब्लम होती है। जैसे जब भाषा को कॉम्प्रिहेंड करने में प्रॉब्लम होगी, समझने में, और उसको लिखने में भी प्रॉब्लम होती है। जैसे उल्टा लिख देता है, जैसे बाज को उसने सा लिख दिया और सा को बाज लिख देता है। हाइपरलेक्सिया क्या है, ये एक प्रकार का अधिगम विकार है। बालकों के शब्दों और वाक्यों को समझने में कठिनाई उत्पन्न करता है। बालकों को श्याम पट पर लिखी हुई बातें उसी क्रम में समझने में कठिनाई होती है। इस प्रकार इस विकार का एक कारण दोनों प्रकार के दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष का होना होता है। देखिए, जिसको अगर दोनों दोष है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दो, तो उसको हाइपरलेक्सिया नाम का विकार हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा डिसग्राफिया। इस प्रकार के विकार से संबंधित बालकों को मुख्यतः अक्षरों को पहचानने और विशेष रूप से उनको लिखने में अक्षमता होती है। लेखन दोष से ग्रसित बालक, जिसको डिसग्राफिया, जहाँ पर ग्राफिया वर्ड बन जाए उसका मतलब लिखना होता है, लिखने से संबंधित होता है। लेखन से लेखन दोष से ग्रसित बालक ग्रह में अंतर नहीं कर पाएगा। सा वा वब्बा, इनमें भेद नहीं कर पाता, डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, लिख नहीं सही पाता, तो उसको कौन सा विकार, उसको डिसग्राफिया है। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। एक अध्यापक अपनी कक्षा में इस बात पर ध्यान जाता है कि एक बच्चे को भाषा पढ़ने व समझने में कठिनाई हो रही है। यह का लक्षण हो सकता है। मतलब जो टीचर है वो ये देखता है कि एक बच्चा जो भाषा को अच्छी प्रकार से समझ नहीं पा रहा है और ना ही उसको लिख पा रहा है, लिखने में भी दिक्कत है और समझने में भी दिक्कत है, पर अर्थात पढ़ने संबंधित विकार है। तो पढ़ने संबंधित विकार को क्या कहते हैं, गणना में क्षमता, लिखने में क्षमता, प्रयोग या अभ्यास करने में क्षमता, डिस्प्रेक्सिया, पढ़ने में क्षमता। तो सीधी सी बात है, ये डिसलेक्सिया का उदाहरण है, पढ़ने में अक्षमता। लेखन क्या है बताइए। लेखन एक उत्पादक कौशल है, विशिष्ट विधा तक सीमित है, ये ग्रहणशील कौशल है, एक रेखीय प्रक्रिया। जो लेखन है, देखिए हमने चार आपको पढ़ाए हैं, LSRW भाषा कौशल। जो हमारा
लिसनिंग है, स्पीकिंग है, रीडिंग है, राइटिंग है। ये 4 होते हैं, एक ही क्रम से भी सीखे जाते हैं ऐसे। तब इनमें जो हमारा जो स्पीकिंग है वो और जो हमारा राइटिंग है, बोलना और लिखना, ये किसके अंतर्गत आते हैं? बोलना और लिखना, ये दोनों एक उत्पादक कौशल है। कौशल 2 प्रकार के मैंने आपको बताए हैं, उत्पादक कौशल और दूसरे कौन से होते हैं? अभिव्यक्तात्मक कौशल। तो जो हमारा लिखना है और बोलना है वो कैसा है? वो एक उत्पादक कौशल है। तो ए इज आवर राइट ऑप्शन। थर्ड क्या है? एक पठन सामग्री को बारीकी से पढ़ने का क्या अर्थ है? बताइए। कोई चीज है, आप उसको बहुत ज्यादा डिटेल में क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या मतलब हो सकता है? पठन सामग्री में है क्या, यह जानना। पठन में रुचि उत्पन्न करना। विशिष्ट सूचना ढूंढना। पठन सामग्री की प्रामाणिकता जांचना। तब कोई भी चीज़ अगर आप डिटेल में पढ़ रहे हैं, कोई भी टॉपिक हो या कुछ भी हो सकता है, तो सीधी सी बात है हम उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानने का प्रयास करते हैं कि बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड इसको जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या लिखा है, कैसे ये हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है। सो ए इज आवर राइट ऑप्शन। अब हम लोग बात करेंगे टीएलएम के ऊपर, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, या इसको एड भी कहते हैं। टीएलएम या टीएलए, एड। शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री होती क्या है? वो कोई भी सामग्री जो सिखाने में अध्यापक की मदद करे, सहायता करे, जिसके द्वारा सीखा गया ज्ञान अधिक परमानेंट हो, ज़्यादा दिनों तक बच्चे के माइंड में बना रहे और वो अच्छी प्रकार से उसको अप्लाई कर सके। इसके लिए हम शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री 3 प्रकार की होती है मुख्यतः, श्रव्य दृश्य, श्रव्य दृश्य दोनों। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे श्रव्य सामग्री क्या होती है हमारी। देखिए, इनके नाम आपको ध्यान रखने हैं, इससे बाहर नहीं जाएगा पेपर। पहला हमारा भाषा फोन है, भाषा प्रयोग है, स्टीरियो रिकॉर्डर है, टेलीफोन वार्ता है, मानव स्वर है, ग्रामोफोन है, आकाशवाणी है। ये सभी किसमें आ जाती हैं? ये सभी आ जाती है हमारी श्रव्य सामग्री, जिसको केवल हम सुन सकते हैं। दृश्य सामग्री, जिसको केवल हम देख सकते हैं, मॉडल है, चित्र एवं पोस्टर है, श्यामपट है, मायादीप, ये इम्पोर्टेंट है, जादू की लैंटेन जिसको कहते हैं। इसके द्वारा जो जैसे चित्र है, ठीक है, पिक्चर्स हैं, छोटी छोटी हैं, उनको बड़ा करके देखा जा सकता है, ऐसे करके। पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र हैं, एपीडाइस्कोप, एपीडाइस्कोप भी है, चित्र विस्तारक का ही काम करता है। रियल मटेरियल्स हैं, रेखा रेखा चित्र नहीं, रेखा चित्र, खाके मतलब स्केच, मानचित्र, एटलस, ग्लोब, स्लाइड तथा फिल्म स्ट्रिप, पाठ पुस्तकें, बुलेटिन तथा चुंबकन बोर्ड, और भ्रमण कथा यात्राएं, मतलब जो हम लोग ट्रिप पर जाते हैं वो भी किसमें आता है? अगर आप कहीं घूमने जाते हैं तब आप देखते ही हैं, ठीक है, तो ये किसमें आ जाएगा? भ्रमण किसमें आ जाएगा? भ्रमण आ जाएगा हमारा दृश्य सामग्री में। अब श्रव्य दृश्य, इसमें दोनों चीजें रहेंगी, ठीक है, ऑडियो भी रहेगा और विजुअल भी रहेगा, हम इसको सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। जैसे दूरदर्शन, सीसीटीवी, सीसीटीवी की फुल फॉर्म क्या होती है? कैमरा। क्लोज सर्किट टेलीविजन, प्रयोगशालाएं, कार्यशालाएं, वर्कशॉप, प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशन, रोल प्ले, ड्रामा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इस वर्ड को तो आपने बहुत ज़्यादा न्यूज में और न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा। टीवी, कंप्यूटर, इंटरनेट, लैपटॉप, मोबाइल, ये सब किस में आ जाएंगे? ये दोनों आ जाएंगे, सभी आ जाएंगे श्रव्य दृश्य सामग्री में। एक फोर्थ टाइप का भी होता है, वैसे 3 ये मुख्य हैं, जिसको हम रियलिया कहते हैं, ठीक है, REALIA। जब बिल्कुल वास्तविक पदार्थों का प्रयोग
शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में किया जाता है तो उसको हम रियलिया कहते हैं। इसकी एग्जैक्ट हिंदी तो मुझे नहीं ध्यान है क्या है, लेकिन आप समझ लेंगे। अगर ब्रैकेट में लिखा है रियलिया, ठीक है, तब उसका मतलब है बिल्कुल वास्तविक पदार्थ का यूज करना। ये कम पूछा जाता है, जो 3 ही मेन पूछे जाते हैं। अब पढ़ते हैं मूल्यांकन एवं उपचारात्मक शिक्षण। इवेल्युएशन और रिमेडियल टीचिंग क्या है? देखिए, मूल्यांकन क्यों किया जाता है, इसके पीछे करने का कारण क्या है? मूल्यांकन जो है वो एक एंडलेस प्रोसेस है, मतलब लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है, पढ़ते हैं पहले, जिसके द्वारा अधिगम की उपलब्धि का पता लगाया जाता है। अतः शिक्षार्थियों ने प्राप्त ज्ञान को किस सीमा तक समझा है, उनकी बुद्धि का स्तर क्या है, उनकी अभिरुचि क्या है, मतलब एप्टीट्यूड क्या है, आदि का पता लगाया जाता है। बालक की शिक्षा में मूल्यांकन और मापन दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। मूल्यांकन किस पर निर्भर करता है? मूल्यांकन मापन पर निर्भर करता है। देखिए, आप अगर बच्चे को साल भर पढ़ाते रहे, तब उसने सीखा क्या, समझा क्या, ठीक है, किस किस चीज़ों का उसको ज्ञान हो गया, किन चीज़ों को ज्ञान अभी इसको नहीं हो पाया, इसके लिए ही हमारा इवेल्युएशन मूल्यांकन किया जाता है। अब हम देखते हैं मापन एवं मूल्यांकन में अंतर क्या है। इससे क्वेश्चन पूछ जाता है कि निम्नलिखित में से डिफरेंस क्या है। तो देखते हैं मापन और मूल्यांकन में अंतर। जो मूल्यांकन होता है, इसका जो क्षेत्र होता है वो व्यापक होता है, और मापन का कैसा होता है, संकीर्ण होता है। मूल्यांकन हमेशा मापन के बाद किया जाता है, या ऐसे कह लीजिए मापन मूल्यांकन से पहले होता है। बिना मापन के हम मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। मूल्यांकन के बाद एक भविष्यवाणी संभव है, मतलब अगर आपने किसी बच्चे का मूल्यांकन किया तो आप बता सकते हैं कि भविष्य में क्या हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा, क्या चीज़ कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, इस प्रकार के आप एक प्रिडिक्शन लगा सकते हैं। बट मापन के बाद ऐसा कुछ भी संभव नहीं है। मूल्यांकन स्थिति आधारित होता है, जबकि मापन अंक आधारित होता है। इसमें केवल रैंकिंग की जाती है, मतलब आपके अगर कोई टेस्ट हुआ 10 नंबर का, अगर आपके 9 नंबर आए तो ये सब क्या है, ये है आपका मापन। घटना या तथ्य का मूल्य ज्ञात किया जाता है किसमें? मूल्यांकन में। मापन में घटना के विभिन्न परिणाम के लिए प्रतीक निश्चित किए जाते हैं। ये तो हमारा मापन मूल्यांकन में अंतर हो गया। अब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सीसीई। क्या है सीसीई? देखिए, इसमें 2 वर्ड हैं, एक सतत है, दूसरा व्यापक है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में, सतत का अर्थ क्या है, सतत क्या होता है, कंटिन्यूअस क्या है, या कम्प्रिहेंसिव क्या है, पूछा जा सकता है। तब चलिए स्टार्ट करते हैं। मूल्यांकन जो है वो हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक अभिन्न अंग है, इंटीग्रल पार्ट है। देखिए, इवेल्युएशन को हम सीखने सिखाने से अलग नहीं कर सकते हैं। शिक्षण की प्रक्रिया का अंतिम सोपान जो है, लास्ट स्टेप जो है, सबसे लास्ट में किया जाता है, मूल्यांकन ही किया जाता है। सीबीएसई ने अध्ययन अध्यापन के मूल्यांकन हेतु सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की अनुशंसा रिकमेंडेशन की है। इस मूल्यांकन के 2 भाग हैं, सतत और व्यापक। अब उनको डिटेल से पढ़ते हैं। सतत क्या है? कंटिन्यूअस। सतत का मतलब होता है लगातार चलने वाली प्रक्रिया। इस मूल्यांकन द्वारा शिक्षार्थी का सर्वांगीण विकास होता है। अधिगम एक सतत प्रक्रिया आधार से निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सतत मूल्यांकन के प्रकार, सतत मूल्यांकन 3 प्रकार का होता है, निदानात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन और संकलनात्मक मूल्यांकन। अब ये तीनों क्या हैं? इनमें सबसे ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट है वो रचनात्मक मूल्यांकन। एनईपी 2020 ने जो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन है, इसको बढ़ावा देने की बात कही है। तब इनको हमको डिटेल में ही जानना होगा। चलिए डिटेल में पढ़ लेते हैं। निदानात्मक मूल्यांकन क्या होता है?
डायग्नोसिस इवेल्युएशन, जिन शिक्षार्थियों की में अधिगम की प्रगति नहीं होती है, ऐसे शिक्षार्थियों की अधिगम संबंधी समस्याओं का विश्लेषण करने के लिए इस मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है तथा इसके उपरांत उन्हें उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है। वही बात है कि सबसे पहले हम अगर कोई बच्चा है, मान लीजिए उसको मैथ में प्रॉब्लम है या हिंदी में दिक्कत है, तो उसके नंबर कम आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम टेस्ट के माध्यम से जानेंगे कि हिंदी के किस स्पेशल टॉपिक में इसको प्रॉब्लम है या किस सब्जेक्ट में इसको समस्या है। फिर उसका हम क्या कर देंगे, फिर उसका हम उपचार कर देंगे। रचनात्मक मूल्यांकन क्या है? जो रचनात्मक मूल्यांकन हमारा होता है वो शिक्षण प्रक्रिया के दौरान चलता है, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। इस मूल्यांकन के द्वारा अधिगम की प्रगति का आकलन एवं निर्धारण किया जाता है। इस मूल्यांकन से प्राप्त परिणामों के आधार पर शिक्षार्थियों को फीडबैक, अगर क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित में से किस मूल्यांकन में बच्चों को फीडबैक दिया जाता है, तो वो होता है हमारा रचनात्मक मूल्यांकन। इस मूल्यांकन के लिए गृह कार्य, क्लास टेस्ट, दत्त कार्य मतलब असाइनमेंट, क्विज टेस्ट आदि का प्रयोग किया जाता है। समेटिव असेसमेंट क्या होता है? समेटिव इवेल्युएशन क्या होता है? ये सत्र के अंत में किया जाता है, जैसे हमारी बोर्ड परीक्षाएं हो गई, हाई स्कूल और 10th की, हाई स्कूल है और 12th है, ठीक है। तो इनकी जो बोर्ड परीक्षाएं होती है, हमारा कोई भी एनुअल एग्जाम होता है, तो वो किसके अंतर्गत आता है? वो हमारा आता है संकल्पनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत। ये समाप्ति के बाद किया जाता है। एनईपी 2020 ने इसको डिस्करेज करने की बात कही है। सबसे ज़्यादा बढ़ावा देने की बात किसको की है? वो की है रचनात्मक मूल्यांकन को। अब व्यापक मूल्यांकन क्या है? कम्प्रेहेंसिव। इसमें व्यापक का मतलब है जो एक पक्ष का मूल्यांकन नहीं करेगा, ये सभी पक्षों का मूल्यांकन करेगा। सतत मूल्यांकन विद्यार्थी के व्यवहार के सिर्फ एक पक्ष का मूल्यांकन करता है। कौन? सतत मूल्यांकन। परंतु व्यापक मूल्यांकन क्या करता है? ये व्यवहार के तीनों पक्षों का करता है। जैसे व्यवहार के 3 पक्ष होते हैं सीखने के, ये किसने बताए हैं? बेंजामिन ब्लूम ने बताए हैं, बीएस ब्लूम ने बताए हैं। कौन कौन से होते हैं? संज्ञानात्मक, 3 पक्ष होते हैं, संज्ञानात्मक और हमारा है ऐसे करना, संज्ञानात्मक PAC, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक, साइकोमोटर, कोग्निटिव और अफेक्टिव डोमेन्स ऑफ लर्निंग। इस मूल्यांकन के द्वारा शैक्षिक, गैर शैक्षिक, एजुकेशनल, को एजुकेशनल दोनों पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं व्यापक। अब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विधियां देख लीजिए कौन कौन सी होती हैं। इसकी अनेक विधियां होती हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। जैसे साक्षात्कार है, इंटरव्यू है, निरीक्षण है, दत्त कार्य है, असाइनमेंट है, पोर्टफोलियो है। अब देखते हैं कि पोर्टफोलियो क्या होता है। पोर्टफोलियो से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और ये CDP में भी पूछा जाता है। यह प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। इससे बच्चे के संपूर्ण वृद्धि एवं विकास का आकलन होता है। पोर्टफोलियो में निम्नलिखित चीजें होती हैं। क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से क्या चीजें हैं जो पोर्टफोलियो के अंतर्गत रखी जाती हैं। तब बच्चे द्वारा बनाए गए चित्र है, बच्चे का चित्र है, स्व आकलन सीट है मतलब सेल्फ असेसमेंट सीट है, अभिभावक आकलन सीट है और सहपाठी सीट है। ये सभी कुछ आ जाती हैं। तो पोर्टफोलियो क्या है? सीखने का बस्ता, ठीक है, जिससे कि मूल्यांकन किया जाता है। क्यूज है, प्रतियोगिता है, इनके द्वारा बच्चे का ज्ञान, सहयोग की भावना और प्रजातांत्रिक गुणों का आकलन होता है। चेक लिस्ट क्या है? चेक लिस्ट से बालक के एक विशेष विषय में सूचना प्राप्त की जाती है। इसमें उत्तर हाँ या नहीं में देने होते हैं। देखिए चेक लिस्ट में पता क्या होता है? जैसे ऐसे हैं, क्वेश्चन लिखे हैं,
इसके आगे लिखा होता है यस और नो, सही या गलत वाले जो हमको टिक करने होते हैं उसको कहते हैं चेक लिस्ट। परीक्षण, अब परीक्षण 3 प्रकार के होते हैं, मौखिक मौखिक परीक्षण, ठीक है, परीक्षण कहो या परीक्षा कहो एक ही बात है, लिखित परीक्षा और प्रायोगिक परीक्षा। क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन ऐसा है जो एक अच्छे परीक्षण की विशेषता है। तो देखिए अच्छे परीक्षण की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। परीक्षण वैध होना चाहिए, मतलब जो जिस विषय के लिए बनाया गया है उसका ही ज्ञान का आकलन करना चाहिए। ऐसा नहीं है हिंदी के लिए बनाया गया उसमें मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन डाल दो तो वो वैध परीक्षण नहीं होगा। विश्वसनीय होना चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, मानकता होनी चाहिए, एक और जो है एप्लीकेबल हो, जो आराम से किया जा सकता है, व्यवहारिक होना चाहिए परीक्षण या परीक्षा। अब निदानात्मक परीक्षण क्या होता है। निदानात्मक का मतलब सीधे है मूल समस्या की पहचान करना। अब मान लीजिए आपको फीवर आ रहा है, 4 दिन से डॉक्टर साहब आपको दवाई दिए जा रहा है, फिर उन्होंने कहा कि ऐसा है अब तुम्हारा बुखार ऐसे ठीक नहीं होगा, जाइए पहले अपनी जांच करा लीजिए लैब पर जाके। आप जब जाते हैं लैब पर तो लैब पर लिखा रहता है इस प्रकार से कि पटेल निदानात्मक परीक्षण केंद्र, ठीक है। तब इस प्रकार से डायग्नोसिस टेस्ट जहाँ पर किया जाता है तब आपको एक्चुअल प्रॉब्लम की पता चलती है डॉक्टर को कि बच्चे के अंदर प्रॉब्लम क्या थी, इसलिए इसका फीवर नहीं जा रहा था। ठीक इसी प्रकार से हमारे शिक्षा के क्षेत्र में होता है कि इसमें भी हम समस्या की पहचान करते हैं कि बच्चे को मैथ में प्रॉब्लम है, ठीक है, मैथ जो है साइंस में प्रॉब्लम है, हिंदी में प्रॉब्लम है, यहाँ पर क्या कारण है जिससे कि बच्चा अच्छी प्रकार से सीख नहीं पाता है। तो इसमें कारण जाना जाता है किसमें, निदानात्मक परीक्षण। अब हमको कारण पता चल गया, समस्या पता चल गई, फिर बाद में हम उसका ट्रीटमेंट कर देते हैं, इसको ही कहते हैं उपचारात्मक परीक्षण। जैसे डॉक्टर दवाई दे देता है उसी प्रकार से हमारा जो शिक्षक है वो पढ़ा देता है, वो उपचारात्मक शिक्षण कर देता है। अब उपचारात्मक शिक्षण की विशेषताएं क्या क्या होती हैं वो देख लेते हैं। उपचारात्मक शिक्षण हमेशा वास्तविक शिक्षण के बाद ही किया जाता है। जैसे जो मेन क्लासरूम हमारी प्रॉपर क्लासरूम हो गई, उसके बाद जो एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई जाती हैं उसमें किया जाता है रिमेडियल टीचिंग। इसके अंतर्गत केवल समस्याग्रस्त जो भी जिन बच्चों को प्रॉब्लम है, ठीक है, समस्या है, केवल उन्हीं बच्चों का किया जाता है उपचारात्मक शिक्षण। ऐसा नहीं सभी का कर दिया उपचारात्मक शिक्षण। केवल समस्याग्रस्त विषय या उपविषय के ही शिक्षण को कोई उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया में शामिल किया जाता है। यह शिक्षण हमेशा निदानात्मक परीक्षण के नतीजों के आधार पर किया जाता है। आवश्यकता अनुसार विशेष कक्षाओं का आयोजन किया जाता है, स्पेशल क्लास का अरेंजमेंट किया जाता है, किसके लिए, उपचारात्मक शिक्षण के लिए। प्रश्नों के प्रकार, अब हम देखते हैं कि प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं। ये भी क्वेश्चन आ जाता है लगाने के लिए कि इनमें से पता कीजिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रश्न है। तो देखिए जो प्रश्न होते हैं वो निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। जैसे पहला हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न ये अपने आप में 5 प्रकार के हो गए, कौन कौन से, फिल इन द ब्लैंक, ट्रू फॉल्स वाले, मैचिंग, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, जिनको हम जो हमारा सीटेट एग्जाम है वो बहुविकल्पीय ही है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस वाले, एक शब्द के उत्तर वाले, भारत में लाल किला कहाँ बना है, दिल्ली, जामा मस्जिद कहाँ है, दिल्ली, इस प्रकार के प्रश्न ये याद आते हैं एक शब्द वाले। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इनके उत्तर 1 से 2 लाइन में देने होते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न है, बस आपको इनके नाम याद रखने हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न, निबंधात्मक या विवरणात्मक या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग क्वेश्चंस। जी ध्यान नहीं रखना कि 100 से 150 शब्दों में देना होता है, बस रफली रफली इनको ध्यान में रखना। जो हमारे लॉन्ग आंसर होते हैं उनको निबंधात्मक प्रश्न भी कहते हैं। जैसे प्रदूषण पर निबंध लिखिए, या संधि क्या है, स्वर संधि के भेदों को उदाहरण सहित समझाइए। तो ये किस में आ जाएंगे, ये हमारे निबंधात्मक प्रश्न में आ जाते हैं।
चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। त्रुटियां, कमियां किसके लिए अधिगम के क्षेत्र एवं प्रतिपुष्टि मतलब किसके लिए लाभकारी है? अध्यापक के लिए, बालक के लिए, दोनों के लिए बताइएगा। विद्यार्थी के लिए, अध्यापक के लिए कौन सा सही होगा? केवल ए, केवल बी, ए बी दोनों? त्रुटियां सीखने के क्षेत्र नहीं है, नहीं। त्रुटियों के बिना ऐसा इस संसार में कोई भी इंसान नहीं है जो बिना गलतियां करे ही सीख ले। देखिए, जो गलतियां करता है तो उससे बालक और अध्यापक दोनों को सीखने का मौका मिलता है कि अभी हमारी गलतियां कहाँ हैं। जैसे आप मान लीजिए सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, आप कोई प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, 5 विषय में आपने देखा कि भाई हमारे जो मिस्टेक हैं वो सीडीपी में कम हो रही हैं और जो हिंदी है हिंदी में ज़्यादा हो रहे हैं। तो हिंदी के लिए आपको स्पेशल पढ़ने की ज़रूरत है, या आपने टीचर से स्पेशल रूप से पढ़ लिया। और जो बच्चा होता है, एस्पिरेंट है, उसको भी अपनी मिस्टेक्स के बारे में पता चलता है। तो कुल मिला के जो गलतियां हैं, जो त्रुटियां हैं, वो दोनों के लिए लाभकारी है, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होती है। सी इज आवर राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन है, आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। जैसे अगर आप किसी बच्चे का इवेल्युएशन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बच्चे का ही होगा, उसमें उस बच्चे को अध्यापक ने कितना पढ़ाया है, कितनी अच्छी प्रकार से पढ़ाया है, कैसे पढ़ाया तो है, इस चीज़ का भी मायने रखता है। तब आप इस प्रकार के स्टेटमेंट से बताइए कैसे होंगे, सहमत होंगे, असहमत होंगे, क्या होंगे? तो इस प्रकार के स्टेटमेंट जो होते हैं वो हम हमेशा सही 100% होते हैं। ये स्टेटमेंट है हमेशा सही है, क्योंकि अगर बच्चे को अच्छे से शिक्षण दिया गया होगा, प्रशिक्षण कराया गया होगा, तभी वो अच्छी परफॉर्मेंस कर पाएगा। तो ये पूर्णतः सही है, बिल्कुल सही बात है। अब लास्ट टॉपिक हमारा बाल साहित्य। क्या होता है बाल साहित्य? देखिए, जो बाल साहित्य होता है वो 5 वर्ष से 15 वर्ष के बच्चों के लिए लिखा जाता है। क्या है बाल साहित्य? पढ़ते हैं हम। ऐसी पुस्तकें जो बालकों के मानसिक स्तर के अनुरूप, ठीक है, उनके मानसिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए। बालकों में नैतिक मूल्यों का, इथिकल वैल्यूज़ का विकास करने और बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली हों, उन्हें बाल साहित्य कहा जाता है। बाल साहित्य 5 वर्ष से 15 वर्ष के आयु के बालकों के लिए लिखा जाता है। बाल साहित्य को 2 भागों में विभाजित किया गया है, 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? ज्ञानात्मक बाल साहित्य और ललित बाल साहित्य। क्या है ललित बाल साहित्य और ज्ञानात्मक? ज्ञानात्मक का सीधा सा अर्थ है जो बालकों को विभिन्न प्रकार के ज्ञान विज्ञान से परिचित कराता है, जानकारी देता है। जबकि ललित बाल साहित्य इसका मतलब केवल होता है बालकों को मनोरंजन प्रदान कराना। ठीक है, इसे पढ़कर बालक आनंदित होते हैं, खुशी होते हैं, इसलिए हम कराते हैं। तो कितने प्रकार का बाल साहित्य होता है? बाल साहित्य 2 प्रकार का होता है। दोनों ही प्रकार का बाल साहित्य बालकों की कल्पना और तर्क शक्ति का विकास करने में महत्वपूर्ण होता है। वो बाल साहित्य बेकार है, घटिया है, जिससे बालकों की ना तो कल्पना शक्ति बढ़ रही है और ना ही तर्क शक्ति बढ़ रही। तो हम बाल साहित्य के पीछे हमारा उद्देश्य होता है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सोचें और तर्क दें, क्योंकि जब सोचेंगे तब वो तर्क भी करेंगे। बाल साहित्य की विषय वस्तु कैसा होना चाहिए? बाल साहित्य ये देख लीजिए। क्या सब चीज़ें बाल साहित्य के अंतर्गत आ जाएंगी कि कुछ निश्चित हैं? बाल साहित्य विभिन्न रूपों में उपलब्ध है, जिनमें से प्रमुख है साहित्यिक कथाएं, चित्रात्मक कहानियां, बाल कविताएं, बाल गीत, बाल पत्रिकाएं आदि। जैसे परियों की कहानियां, कविताएं, गीत, पशु पक्षियों की कहानियां, कविताएं, गीत, महापुरुषों की जीवनियां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संबंधित कहानियां, वीरता एवं साहस की कहानियां, कविताएं, नैतिक मूल्यों से संबंधित कहानियां, कविताएं और गीत, ये सभी चीज़ें आ जाती हैं हमारे बाल साहित्यों के अंतर्गत।
अब बाल साहित्य के गुण क्या क्या होने चाहिए, कैसा होना चाहिए? बाल साहित्य तर्क एवं चिंतन को प्रभावित करने वाला होना चाहिए, जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला होना चाहिए, केवल पढ़ने वाली चीजें पढ़ लीजिए। बाल साहित्य वास्तविकता अर्थात यथार्थवादी होना चाहिए, मतलब रियलिटी से संबंधित होना चाहिए। बाल साहित्य की भाषा सरल एवं बालकों के मानसिक स्तर के अनुकूल हो, ऐसा ना हो आप जो बाल साहित्य को बहुत ज्यादा टफ लैंग्वेज में लिख दें या जारगन वर्ड का यूज कर दें। बाल साहित्य बालकों के सभी प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला होना चाहिए। बाल साहित्य के पात्र हैं, ठीक है, जो करेक्टर्स हों वो बालकों के समकक्षी होने चाहिए, मतलब उसी आयु वर्ग के होने चाहिए। बाल साहित्य हास्य व्यंग्य से परिपूर्ण से तथा बालकों का स्वस्थ मनोरंजन करने वाला होना चाहिए। अब नोट में क्या लिखा है? बाल साहित्य की रचना करते समय लेखकों को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए निम्नलिखित में से किस चीज का ध्यान रखना चाहिए बाल साहित्य को क्रिएट करते समय? जैसे घटिया किस्म का साहित्य बालकों को पढ़ने के लिए ना दिया जाए, ठीक है, जो कि गलत हो। कैसा? जैसे भूत प्रेत, झाड़ फूंक, अंधविश्वास, हिंसा, क्रूरता, लूटपाट, अश्लीलता से संबंधित नहीं होना चाहिए। बिल्कुल एक अच्छा होना चाहिए, ठीक है, जिससे बच्चे मिसलीड ना हो। बाल साहित्य को कभी भी धर्म जाति भेदभाव से ओतप्रोत मतलब बायस नहीं होना चाहिए, ठीक है। सभी धर्मों को सभी जातियों को समानता से देखना चाहिए। क्वेश्चन कर लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है, क्यों करता है? वह सरल होता है, वह रंगीन चित्रों वाला होता है, वह भाषा की रंगत प्रस्तुत करता है, वह बच्चे के लिए है। बताइए जो हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें हमारे जो बाल साहित्य को कैसे मदद करता है? क्योंकि यह क्या होता है, यह रंगीन चित्रों वाला होता है, यह भाषा की विभिन्न रंगतें प्रस्तुत करते हैं। रंगतें का मतलब होता है, रंगतें कहो या रंगत कहो, इसमें मतलब कविता है, गीत है, गद्य पद्य कहानी सब कुछ आ जाती है, ठीक है। जैसे ये बाल साहित्य इसमें गद्य भी आ गया, पद्य भी आ गया, कहानी भी आ गया, सभी प्रकार का होता है और बच्चे की कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास होता है, इसलिए जो है बाल साहित्य हमारी मदद करता है। अब क्वेश्चन है, भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत होता है, जिसमें सर्वाधिक योगदान है। बताइए किस चीज का योगदान है? राष्ट्रीय समाचार पत्र पत्रिकाओं का, बाल साहित्य की पुस्तकों का, विभिन्न प्रकार की कविताओं का, विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों का। सीधी सी बात है, भाषा के माध्यम से बच्चे का ज्ञान क्षेत्र कोग्नेटिव डेवलपमेंट भी विस्तृत होता है, जिसमें सर्वाधिक योगदान है किसका है? आंखें बंद करके आपको क्या आंसर मार देना है? बाल साहित्य। तभी तो बाल साहित्य पढ़ाया जाता है कि जिस बच्चे का ज्ञान भी बढ़े और बच्चे को आनंद भी आए। तो बाल साहित्य की पुस्तकों का। अब बहुत छोटा टॉपिक है ये, हिंदी इंग्लिश दोनों में पूछा जाता है, तो इसको कर लीजिए। शब्दावली जो हमारी वोकेबलरी है वो कितने प्रकार की होती है? शब्दावली दो प्रकार की होती है, हिंदी में भी क्वेश्चन पूछा गया, इंग्लिश में भी पूछा गया है। सक्रिय शब्दावली क्या है? एक्टिव वोकेबलरी। और निष्क्रिय शब्दावली, पैसिव वोकेबलरी। शब्दावली दो प्रकार की हो गई, सक्रिय निष्क्रिय। सक्रिय कौन कौन सी होती है? जिन शब्दों का प्रयोग हम बोलने और लिखने में कर सकते हैं, वो कोई भी वर्ड आप ले लीजिए अपने स्वयं से, जिसको आप बोलने में यूज कर लें और लिखने में। जैसे एक वर्ड है, मान लीजिए प्रासंगिक, या कोई भी ले लीजिए, क्लिष्ट है, क्लिष्ट वर्ड है, ठीक है। क्लिष्ट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कठिन। अगर आप उस वर्ड को समझ तो लेते हैं लेकिन अपने बोलने लिखने में प्रयोग नहीं कर पाते हैं, तब वो शब्द किस में आ जाएगा? वो निष्क्रिय शब्दावली में आ जाएगा। सक्रिय के लिए क्या होना चाहिए? वो वर्ड जिसको हम लिख भी लें और बोल भी लें। निष्क्रिय क्या हो गया? जिन शब्दों का प्रयोग हम लिखने बोलने में नहीं कर सकते, नहीं। इन शब्दों का अर्थ हम संदर्भ में ग्रहण कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। जैसे मैंने
पूछा, या जैसे मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, यह क्लास आप लोगों के लिए बहुत प्रासंगिक है, तब आपने कुछ सेंस लगा लिया होगा। प्रासंगिक का मतलब कुछ ऐसा ही होगा जो हमारे लिए अच्छा है, हमारे लिए ठीक है। तब लेकिन आप अपने शब्दों में इसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे प्रासंगिक का। ठीक है, प्रा लिखते हैं प्रासंगिक। प्रासंगिक का मतलब होता है रेलिवेंट, जो हमारे लिए अच्छा हो। तब आपने इसका अर्थ समझ लिया, लेकिन आप अपने शब्दों में इसका प्रयोग ना कर पाए, तब आपके लिए सक्रिय शब्दावली ना होकर जो कैसा हो जाएगा, निष्क्रिय शब्दावली। एक्टिव वोकेबलरी एंड पैसिव वोकेबलरी। चलिए क्वेश्चन करते हैं फटाफट। असर्शन एवं रीजन वाला क्वेश्चन है, हिंदी में पूछा गया है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन: अपने प्रारंभिक बाल्यावस्था में एक बच्चा संज्ञा की अपेक्षा क्रियाओं वर्ब का प्रयोग अधिक करता है और व्याकरणिक नियमों की अनदेखी करता है। तर्क जे दे रहे हैं, उनकी शब्द संपदा बहुत सीमित होती जब छोटे बच्चे होते। ये तो बात सही, जब छोटे होंगे तो उनकी जो है वोकेबलरी भी अभी कम ही होगी। ठीक है, जैसे 2 साल के बच्चे के अंदर लगभग कितने शब्द वो सीख जाता है, 272। तब छोटा है तो उसकी वोकेबलरी तो अभी कम है। सही बात है बिल्कुल, तो हमारा रीजन तो सही हो गया। और ऊपर क्या कहते हैं जे, कि जो बच्चे होते हैं, जो छोटे होते हैं, तो संज्ञा की अपेक्षा वो ये नहीं जानते हैं संज्ञा क्या है, वर्ब क्या है, लेकिन वो प्रयोग जो है, जैसे खाना है, पीना है, दौड़ना है, भागना है, इन शब्दों का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। और ये सभी क्या है, ये सभी क्रियाएं हैं जिनको हम वर्ब्स कहते हैं। संज्ञा का प्रयोग वो कम करता है। ये भी बात सही है जब दोनों सही है। ठीक है, जब दोनों सही है और ये इसकी व्याख्या भी करता है। ये असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन नया ट्रेंड शुरू हुआ है, ये पूछे जाते हैं। देखिए, अगर दोनों सही है, इसमें 4 पॉसिबिलिटी हो सकती है। दोनों सही हो सकते हैं, दोनों सही हो सकते हैं, कथन सही हो सकता है और रीजन गलत हो सकता है। रीजन सही हो सकता है, कथन गलत हो सकता है। अगर तर्क सही है, ठीक है, तभी वो उसकी व्याख्या कर पाएगा कथन की। अगर तर्क ही गलत है तब व्याख्या नहीं कर पाएगा। तो इसमें फिलहाल डी सही है हमारा, दोनों सही है, और आर जो है वो एक ही व्याख्या भी सही करता है। लास्ट क्वेश्चन, निपुणता, स्किल्ड, प्रोफिशिएंसी। निपुणता परीक्षण सदैव किसका आकलन करते हैं? भाषा का वह स्तर जहाँ तक विद्यार्थियों की पहुंच बन गई है, विद्यार्थियों को पढ़ाई गई भाषा, बहुसंवेदी अधिगम अनुभव, दैनिक वार्तालाप की भाषा। तो निपुणता परीक्षण मतलब स्किल्डनेस, प्रोफिशिएंसी। कोई चीज़ आपको पहले नहीं आती थी, अब सीखते सीखते आप उसमें बहुत स्किल्ड हो गए हैं, बहुत ज़्यादा आप प्रोफिशिएंट हो गए हैं। तो सीधी सी बात है, जब भाषा के परिक्षेप में पूछी जाएगी तब क्या होगा, भाषा का वह स्तर जहाँ तक विद्यार्थी की पहुंच बन गई है, जहाँ तक वो सीख गया है। पहले उसको संधि समास वगैरह कुछ नहीं आता था, लेकिन सीखते सीखते वो इतना एक्सपर्ट हो गया कि बताते खन वो बोलते खन ही बता देता है कि इसमें कौन सी संधि होगी, कौन सा समास हो गया। तो इसको हम कहते हैं प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो ए इज आवर राइट ऑप्शन। चलिए अपनी क्लास को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। ये बिल्कुल अब की हमको सीटेट को पास करना है 100%। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है संजय एकेडमी। प्लीज़ जितने भी सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें, और सभी लोग शेयर कर दिया करें, इससे अन्य लोगों को भी इस क्लास का फ़ायदा मिल सके। लाइक करें, कमेंट करें, और इस पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, ये पेज ओपन हो जाएगा और आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।